हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज मैं और कमर साहब तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है जयशंकर का $21 मिलियन का यूएस एड ग्रांट लेने की जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मुख्तलिफ कांग्रेस ने पार्टी ने गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से शफाफियत का मुतालबा किया और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत ने आगे से सब इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये वाकई बेबुनियाद इल्ज़ाम है या हकीकत पर मबनी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम बात करेंगे यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान मिनरल्स डील के बारे में कि रशिया के साथ जारी जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकती है जो डील, और किस तरह से क्या कहना है यूक्रेनियन सदर का, डोनाल्ड ट्रंप का और यूक्रेनियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के शो में हम कवर करेंगे वो है जर्मनी की खारजा पॉलिसी में 2025 के दौरान होने वाली तब्दीलियों के बारे में, और क्या वाकई ही जर्मनी अमेरिका से इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहता है, क्या वाकई ही वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहता है। इस सब सवालों के हम जवाब आज लेंगे। तो जी कमर साहब, जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जो जयशंकर साहब की कंट्रोवर्सी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है वजीर खारजा जयशंकर ने इस मालूमात को तशवीशनाक करार दिया है और कहा है कि हुकूमत इस मामले की तहकीकात कर रही है। उन्होंने वाजे किया है कि यूएस एड को भारत में अच्छी नीयत के साथ काम करने की इजाजत दी गई थी और अगर कोई गलत फहमी या गलत अमल सामने आता है तो ये काबिल फिक्र है। तो आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं या क्या राय पेश करना चाहते हैं? देखिए, दुआ थैंक यू। देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि ये जो $21 मिलियन है, ये $21 मिलियन नहीं है। बहुत सारा यूएस एड का पैसा जो है वो इंडिया में आता है। माजी में भी मेरे ख्याल है 100-150 मिलियन डॉलर अभी शायद पिछले हर साल ये पैसा एलोकेट होता है। और आपको पता है अमेरिका, ये तमाम हुकूमतों को पता होता है। ये नहीं है कि ये हुकूमतों को पता नहीं होता ये पैसा किस लिए है। यूएस एड का मकसद ये है कि उन मुल्कों के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स को जो है वो अपने हक में मोल्ड करना, अपने हक में उनकी ओपिनियन बिल्ड करना, ताकि उन मुल्कों के अंदर वो बात हो जो अमेरिका चाहता है। ये बेसिकली इसका मकसद है। उसकी शक्लें डिफरेंट हैं, उसके अंदाज डिफरेंट होते हैं, ये वो काम करते रहते हैं। लेकिन वो क्या होता है, ये सारी की सारी जो ओपिनियन मेकिंग है, डिसीजन मेकर्स हैं या ओपिनियन मेकर्स हैं, उन तक ये पैसा पहुंचता है। जो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बातें कर रहे हैं, वो बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई, अमेरिका अगर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के अंदर आप देखें भेज रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुझे नहीं फायदा चाहिए, ये मेरे पैसे जाया हो रहे हैं। वो बिजनेसमैन है ना। हालांकि अमेरिकन पावर कॉम्प्रोमाइज हो रही है इससे। जी और सर। इंडियंस को इस चीज का पता है कि ये काम कर रही थी यूएस एड, लेकिन हुकूमतें बोलती नहीं है, खामोश रहती हैं। क्योंकि अगर आप हुकूमतें बोलेंगी तो वो डायरेक्ट वो कहेंगे जी आप हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। और हम जो है वो सारा टाइम मीडिया पे तो नहीं पैसे लगा रहे, हम तो ये पैसा लगा रहे हैं उन जगहों पे भी जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे जो खाना नहीं पहुंचता, जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं है, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्योंकि इंडिया के अंदर इस चीज को जिस अंदाज, और फिर खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने शोर मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बेसिकली बहुत सारा ऐसा, अच्छा ये पैसा एलोकेटेड है, ये कोई ये दिया नहीं गया। और ये तो एक पैसा है ना, एक हेड ऑफ द यूएस एड है, एक हेड ऑफ द यूएस एड है कि जी गिव 20 मिलियन वॉट डॉलर्स फॉर द वोटर टर्नआउट। और ट्रंप ने कहा जी वोटर टर्नआउट का मुराद ये है कि बेसिकली वो मोदी को हराना चाहते थे। अच्छा, उसने कहा जी कि व्हाट अबाउट माय वोटर टर्नआउट, मेरा वोटर टर्नआउट भी कम है, रिपब्लिकन मेरे लिए बाहर नहीं निकले, इस चीज में पैसा लगाएं। तो वो ही डजंट अंडरस्टैंड कि वो बेसिकली अमेरिका के ही इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि उसका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है। उसका वर्ल्ड व्यू है ही नहीं है जो लिबरल डेमोक्रेट्स का है या जो डेमोक्रेट्स पॉलिटिशियन का है। सो ये चीज जो है ये थोड़ी सी लोगों को शायद समझ ना आएगी। लेकिन इसको इस सारी चीज का अमेरिका को ही नुकसान है। और लेकिन इंडिया के अंदर क्या है
वो जी, और इंडिया में आपको पता है बीजेपी का मीडिया सेल बड़ा तगड़ा है, और अमेरिका को ऑलरेडी सस्पिशियस लेंस से देखा जाता है, बिकॉज हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत बदली है उसके अंदर इंडियन मीडिया का प्राइमरी जो ओपिनियन मेकर्स ने कहा ये जो पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका ने ये जो है ना हुकूमतें गिराई हैं, तो वो बेसिकली समझते हैं कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस। वो इसको इस एंगल से चीजों को देख रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता ये पैसा सही है या गलत है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है एंड इंडिया के अंदर स्टेक होल्डर्स क्या सोच रहे हैं। सो इंडियन जो वहाँ पे जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं देखें जनाब हमारे यहाँ भी जो है वो उल्ट पुल्ट चीजें करने की कोशिशें करने लगे थे। तो अब जो डिप्लोमेट्स हैं अमेरिकन, वो जारी बात है उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। उनके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो जस्टिफाई करेंगे अपने आप को कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं कर रहे थे, हम वैसे नहीं कर रहे, ये देखें इस चीज का मसला ये नहीं है। सो बेसिकली सारी की सारी अमेरिकी हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुश्किल में डाल दिया है, और वो मुश्किल जो है वो आपके अब सामने इस अंदाज में आ रही है कि वो मुश्किल जा ही नहीं रही। सो इसको इस अंदाज से देखा जाए, ये जो जयशंकर ने ये कहा है, तो वो इस तरह कई दफा होता है कि इंडियंस भी पूरी दुनिया के अंदर पैसे भेजते हैं। उस पैसे भेजने का क्या मकसद है? इंडियंस अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट, अपना जो एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पे ये पैसे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सो दैट अब फॉर एग्जांपल इंडियंस ने अफगानिस्तान में कहते हैं जी हमने $3 अरब लगाया। क्यों भाई अफगानिस्तान क्यों लगाया उन्होंने? वो इसलिए लगाया, वो कहते हैं हम अपनी मर्जी के रिजल्ट चाहते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान वो बात करे जो हमें अच्छी लगती है, और हम वो बात करें जिससे, और हमारी बात को अफगानिस्तान ओन करे। तो ये एक चीज है मैं समझता हूं जिसको थोड़ा सा इस एंगल से देखने की जरूरत है। ये जो एंगल है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। सो इस ये है वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे हैं, ये है वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म डोनाल्ड ट्रंप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम्म। तो कमर साहब, जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से शफाफियत फराहम नहीं कर रही और गलत मालूमात फैला रही है, तो आप इस सियासी तनाज़े को किस नज़र से देखते हैं? देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो जी, हमें शफाफियत दिखाई जाए। देखें ये जो पैसा है, इस पैसे को अगर वो अनर्थ करना शुरू हो जाएंगे तो ये एक मुल्क का पैसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी इंडिया के अंदर पैसे लगाती है, बर्तानिया भी इंडिया के अंदर पैसा लगाता है, ऑस्ट्रेलिया की ऑसेड है वो भी इंडिया के अंदर पैसे लगाता है। पूरी दुनिया की जो लिबरल वर्ड है, ये हर जगह वहां से पैसा आता है, और उनका एक खास किस्म का एजेंडा होता है। ठीक है, उनका एजेंडा क्या होता है जी? हमने थिंक टैंक्स को पैसे देने हैं, मीडिया को पैसे देने हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट को पैसे देने हैं, डिजिटल मीडिया में पैसे देने हैं, हम जी इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाइल्ड हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, माँ बच्चे की हेल्थ को सपोर्ट। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या उसमें हेड्स रखे होते हैं, और उस हेड्स के अंदर फिर वो अपनी, तो अगर ये वो करना शुरू करेंगे तो एक मुल्क नहीं कई मुल्कों का खाते खोलने पड़ेंगे वहां पे, और वो नहीं चाहते कि एक नई जो बहस है वो शुरू हो जाए। सो वो बेसिकली इंडिया की हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सारे एक ही चीज चाहते हैं कि अगर आपने इस, और फिर देन क्या है, फिर ये जो एड बाहर से आती है इसमें हजारों नौकरियां इंडिया के अंदर है। जिस तरह यूएस एड ने हजारों नौकरियां पाकिस्तान के अंदर क्रिएट की हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा आता है अमेरिका से, तो वो हाउ कम, मतलब वो एक नया, वो जिसे कहते हैं ना एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस पेंडोरा बॉक्स को वो मुश्किल हो जाएगा। सो द पॉइंट इज, जिस चीज को समझना चाहिए वो यही है कि एट वन पॉइंट सारे चुप कर जाएंगे। शायद डोनाल्ड ट्रम्प को भी कुछ समझाए कि चुप कर जाओ, ये तुम अपने ही नुकसान करोगे, और विद इन द इंडियन गवर्नमेंट जो है, अच्छा वो फिर क्या होगा? वो ये हो गया, उन्होंने कहना है भाई साहब ऐसे करें, अच्छा बीजेपी के दौर में ये पैसा है, अच्छा ऐसे करें कांग्रेस के दौर का पैसा निकालें। ठीक है, तो हर दौर का अपना जो पैसा वो आएगा, वो तो उसकी तो मॉनिटरिंग होगी। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मसले को इतना लंबा चौड़ा खोलना चाहते हैं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी ये करेंगे कि एक खास हद तक अपना जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो इस कन्वर्सेशन से निकाल सके।
अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज जो है वो दुआ इससे निकले। जी। तो सर, जैसे मैं देख रही थी कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि जो $21 मिलियन की ये रकम है, ये असल में बांग्लादेश में एक गैर मुनाफा तंजीम को दी गई थी, ना कि भारत में। तो आपके नज़दीक इस गलत फहमी की वजह क्या हो सकती है, और ये दोनों मुल्कों की एजेंसीज के दरमियान मालूमात के तबादले पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है? देखिए ये जो देखें इस बात को आप देखें ना, ये जो है ना, ये पैसा जो होता है, ये समटाइम्स अगर एजेंसीज इस्तेमाल कर रही हैं या बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट को, अगर बाहर से पैसा आया, वो अगर फॉर एग्जांपल पुलिस को पैसे दे रहे हैं, जो जिसे कहते हैं ना लॉ एनफोर्समेंट को पैसे दे रहे हैं, इंडिया की पुलिस, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि इंडिया की पुलिस जो है वो यूएस एड के पैसे को इस्तेमाल कर रही होगी किसी ना किसी शक्ल में, जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस यूएस एड को पैसे को इस्तेमाल कर रही है। सो ये चलती रही हैं, ये चलते रहेंगे। ये जो पैसा है, ये तो वो $21 मिलियन है जो डेजिग्नेट किया गया था। जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के अंदर आके लग चुका है, उसका कौन हिसाब निकालेगा और कौन करेगा? और ये सिर्फ इंडिया नहीं, यूरोप के अंदर भी यूएस एड का पैसा आया है, यूक्रेन के अंदर भी आया है। मैं कहता हूं आप यू नेम एनी कंट्री, यूएस एड $43 बिलियन है। $43 बिलियन यूएस एड की जो टोटल वो जो है ना जो प्रोग्राम है, तो उसको मतलब दे कांट फाइंड आउट कि ये क्या है, और ना ही फिर हुकूमतें करने देती हैं। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ना, उनको वी विल बी लूजर इन दिस इन केस ही ड्रैग्स। जी कमर साहब, तो अगर अब हम बात करें यूक्रेन और अमेरिका के हवाले से, तो आपको पता है कि उन दोनों के दरमियान जो मिनरल्स डील हो रही है, तो इस मुआहदे के तहत अमेरिका को यूक्रेन की ज़मीनी मादनी वसाइल तक रसाई मिलेगी। तो आपके नज़दीक इस कदम का यूक्रेन की मईशत पर और जंग के नताइज पर क्या असर होगा? देखिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब पैसे बचा रहे हैं, जिस तरह वो 21-21 मिलियन डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं ना, दुनिया से बचा रहे हैं, इसी तरह वो यूक्रेन और रशिया का देखें। अब अमेरिकन क्या कहते हैं? अमेरिकन कहते हैं जी कि $500 अरब वो हमें दिया जाए। अमरीकी हुकूमत का डिमांड यह है कि यूक्रेन 50% जो इसकी मिनरल रेवेन्यू है, जो कि $500 है, वो हमें दे एज ए रीपेमेंट फॉर द प्रीवियस अमेरिकन एड जो हमने तुम्हें दी है। यस। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने तुम पे पैसा जाया किया, पैसे दो, चलो निकालो इधर पैसे। ये अगर दूसरे लफ्जों में बात करें तो यही है। अब वो 50-500 अरब डॉलर मांग रहा है, 50% ऑफ इट्स मिनरल रेवेन्यू, जो इसका मिनरल रेवेन्यू, वो कहते हैं निकाल हम लेंगे, तुम ये $500 हमें दो। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है उसने ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। या ठीक है जी, और उन्होंने कहा जी कि ये जो एड प्रोवाइड की गई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स थी, नॉट लोन्स। ये यस। ग्रांटें नहीं है हमें आपने, ये लोन नहीं भाई साहब आपने हमें दिए, और ना ही ये सब्जेक्ट टू रीपेमेंट है, ये ग्रांट है, कर्जा नहीं है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान सुनने में आया कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट है, ये फाइनल स्टेज में है। अब ये जो यूक्रेनियन लीडरशिप है, ये भी करप्ट है, टका के करप्ट लीडरशिप है। इनको भी ये है कि बस ठीक है, अमेरिका को किसी तरीके अपने साथ रखें यार, इसको इतना लंबा चौड़ा नाराज भी नहीं करना। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट होता है तो हो जाए, ठीक है सर। तो ये जो जो रेयर अर्थ मेटल्स, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, या इन्हें वैल्यूएबल मिनरल्स कहते हैं, जो कि अमेरिका की डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, वो समझ लें कि ये यूक्रेन अब जो है ना, वो उनको लेने के देने पड़ गए। और ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। और ट्रम्प साहब पहले ही इसको डिक्टेटर कह चुके हैं, पता नहीं क्या क्या वो जो है वो कह चुके हैं इस चीज को। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल, बल्कि आज की पोजीशन तो दुआ ये है, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है कि यूएस और रशिया जो है, उन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट वोट दे दिया। एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कि यूक्रेन लेके आया था यूएन के अंदर, उसमें यूएस एंड रशिया दे आर टुगेदर अगेंस्ट यूक्रेन एंड यूरोपियन यूनियन।
ठीक है जी। और क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई, और ये जो रेजोल्यूशन था that calls for advancing comprehensive, just and lasting peace in यूक्रेन, और रशिया की जो एक्शंस है उसको एक्सप्लिसिटली कंडेम करना था। अमेरिकन ने कंडेम ही नहीं किया। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे इसको कंडेम, आपने जो करना करो, मैं तो रशिया के साथ डील करने लगा हूं। अब बेसिकली ये आप समझ लें कि एक अजीब किस्म का पंडोरा बॉक्स है इसमें भी जो खुलेगा। और ये एक बड़े पैमाने पे 500 अरब डॉलर भी उन्होंने ले लेना है। ये आप, मैं एक बात बताऊं, और ये जेलेंस्की ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए जेलेंस्की की और ट्रंप की कहीं डील हो जानी है। जेलेंस्की की और ट्रंप की कहीं डील हो जानी है, वन थिंग। सेकेंडली, अगर तो यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के पीछे खड़ी रही आके, तो हो सकता है कि जिसे कहते हैं ना, और वो यूक्रेन के पीछे इसलिए नहीं खड़ी होगी, उनको यूक्रेन से मोहब्बत है। उनको ये फिक्र है कि कल को रशिया जो है वो कोई और एग्रेशन यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क या नेटो के किसी मुल्क के खिलाफ ना करे। बिकॉज अमेरिका ने तो हाथ उठा लिया हमसे। कल को एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और जो मुल्क जिनकी रशिया से बॉर्डर मिलता है, छोटे छोटे मुल्क हैं, 1 मिनट के अंदर रशिया जो है इनको कैप्चर, पूरी पूरी टेरिटरी कैप्चर कर। लेकिन क्योंकि ये सारे नेटो कंट्रीज हैं तो वो कुछ कर नहीं सकता। द पॉइंट इज कि जो सिचुएशन पैदा हुई है, इस सिचुएशन में आप देख लें, कल को अमेरिका जो है वो किसी यूरोपियन मुल्क के साथ नहीं खड़ा होगा। और ये सारे इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ, यूएन, ये जो अदारे हैं, ये सारे के सारे फर्क हो गए इस सेंस में, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प। कमजोर बंदे को कोई हेल्प नहीं करेंगे। सो ये जो मिनरल्स हैं, ये बेसिकली अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये पैसा हमें दो। ये चाहते थे पैसा दे। लेट्स सी अब क्या होता है। ऑब्वियसली। और सर, डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतालबे को जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने तो इस मुतालबे को साफ मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने कहा है कि इमदाद को कर्ज नहीं समझना चाहिए, और लाइक वो इस मौदे पे दस्तखत नहीं करेंगे। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की आने वाली नस्लें ऑब्वियसली इससे अफेक्ट होंगी। तो सर, आपने देखा होगा कि जो सदर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने इस मुआहदे में मजबूत सिक्योरिटी जमानत की को शामिल करने पर जोर दिया है। तो आपके ख्याल में ये जमानतें मुस्तकबिल में रशिया की जो तजावुज़ है उसको किस हद तक रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं? देखें, कोई अमेरिका की तरफ से गारंटी नहीं है उनकी, कोई कुछ नहीं मिलना है इनको। डोनाल्ड ट्रंप किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करने जा रहे। वो तो अगले पैसे वापस लेने लगे हैं। जब आपने मिलिटरली लड़ना होता है तो आपने पैसा लगाना होता है। तो आप मुझे ये बताएं, कौन यूक्रेन के लिए लड़ेगा? वो क्या कह रहे हैं? रशिया की क्या डिमांड है? रशिया की डिमांड ये है कि जो टेरिटरी हमारे पास है वो टेरिटरी हमारे पास रहेगी। दूसरा, यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अमेरिकन कहते हैं हमें दोनों चीजें मंजूर है। ये तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा जी हमें दोनों चीजें मंजूर है, हम इस चीज के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। सो मुझे ऐसा लगता है, दुआ, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल चीज है इसमें। कोई किसी किस्म की यूक्रेन को कोई गारंटी नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप से। ये एक बेसिकली फेस सेविंग होगी। ये जो गारंटी होगी ना, दिस विल बी अ फेस सेविंग, नॉट मोर देन दैट। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा तो जी? सर, हाँ, वही मैं अब अपने तीसरे टॉपिक के बारे में अगर बात करूं तो हम जर्मनी के बारे में बात करना चाह रहे थे कि आपने देखा होगा कि जो फ्रेडरिक मर्ज है उनकी क़यादत में जर्मनी की नई जो हुकूमत ने एजेंडा 2030 का मंसूबा पेश किया है। और इस मंसूबे के काफ़ी अहम पॉइंट्स हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स की हद को 40% से कम करके 25% तक लाने का इरादा ज़ाहिर किया है। इससे जर्मनी की मईशत पर आपके ख्याल में क्या असरात हो सकते हैं, और ये कदम मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को कैसे मुतासिर करेगा? देखिए, ये जो नए जो नेक्स्ट फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो सीडीयू के नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, ये देखें, उनकी पॉलिसीज को अगर देखा जाए तो वो एक फिस्कल डिसिप्लिन लेके आना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। और बहुत सारा जो अपना वो जिसे कहते हैं ना, पॉलिसीज जो हैं, उनको चेंज करना चाहते हैं। यूरोपियन डिफेंस को मजबूत करना चाहते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन विद इन द यूरोपियन यूनियन बढ़ाना चाहते हैं। रशिया के खिलाफ हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, अब और दूसरा एक और भी चैलेंज है
कि फ्रांस से ताल्लुकात जो हैं वो बहुत हद तक शायद चेंज हो जाएं। इनके बारे में ये भी है कि ये 1990s के लीडर हैं, ठीक है ना जी। और ये 1990s के लीडर हैं। ये अगर इफ ही विल बी अ चांसलर तो ये समझ लें कि ये एक सेंट्रल लेफ्ट की जो गवर्नमेंट है, ये समझ लें कि ये एक 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 वो पुरानी सियासत जो है वो यूरोप के अंदर जो है वो लेके आएगी। दूसरा इसमें ये है कि राइट विंग इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि जो एएफडी है उसने बड़ा स्ट्रांगली परफॉर्म किया है। अगर ये जितने भी सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट की जो लीडरशिप है ये अगर कुछ मजबूत फैसले नहीं करती तो आज के जो यंग बच्चे हैं वो गियर्ड विल्डर्ड से मुतासर हैं, जॉर्जिया मेलोनी से मुतासर हैं, वो नेशनलिस्ट फोर्सेस मरीन लेपेन से मुतासर हैं, तो वो इन चीजों को की तरफ चले जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो जर्मन नई लीडरशिप है और इनकी जैसे कहते हैं ना ये इनके पास स्पेस बड़ी कम है। और जर्मनी की इकोनॉमी के हवाले से ये कह रहे हैं कि हम उसको रिविटलाइज कर देंगे, एनर्जी शॉर्टेज पूरी कर देंगे, गवर्नमेंट हमारी कम होगी, ईयू के जो बजट रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्ट कर देंगे और हम रीन्यूएबल में एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि सारी की सारी गैस तो इनकी आती थी अमेरिका से, यूरोप से, फ्रांस या उधर से सॉरी रशिया से आती थी। न्यूक्लियर में ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये इनको बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस हैं। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक शिफ्ट है जो कि आ रही है जर्मन पॉलिटिक्स के अंदर। और ये भाई साहब जो आए हैं मर्ज साहब, लेट्स सी कि ये किस तरह चीजों को, हालांकि ये कोई नए नहीं है, ये पुराने पॉलिटिक्स के अंदर है। और ये समझ लें कि इन्होंने पहले जो जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल के साथ भी मिलके काम किया लेकिन मर्कल बिकेम दी चांसलर बन गई और ये उस वक्त पीछे रह गए। लेकिन समहाउ ही गॉट द चांस और अब ये पावर में जो है ना वो आ गए हैं। सो लेट्स सी ये किस तरह चीजें जो हैं वो करते हैं। बट आप ये देख लें कि एक नया यूरोप जो है वो भी बन रहा है क्योंकि जिस तरह कल हम परसों देख रहे थे कि जो क्या नाम है उसका इटालियन प्राइम मिनिस्टर कह रही थी कि सारे डरते हैं मुझसे, मोदी से, अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट से डरते हैं, ट्रम्प से डरते हैं, हम जो है वो नई पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। सो ये जो जर्मन इस तरह की जो लीडरशिप है इनके लिए थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना जो पॉलिटिक्स है वो एक करना मुश्किल हो गया। लेट्स सी क्या निकलता है इसके अंदर से। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ वो है कि जर्मनी की जो नई हुकूमत है वो चाइना पर अपना इंहिसार कम करने और यूक्रेन और इसराइल की हमायत जारी रखने का इरादा रखती है। तो आपके ख्याल में ये तब्दीलियां जर्मनी की बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी को किस तरह से मुतासिर करेगी? देखिए ये जो CDU है जो पार्टी है इसने 28.60% वोट लिए हैं। ये अपनी फॉरेन इनको एक तो कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, जारी बात है। दूसरा ये है कि इसराइल के साथ ये अपने ताल्लुकात मजबूत रखना चाहते हैं। चाइना के साथ इनकी मजबूरी है, इनको काम करना पड़ेगा, इनको बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो चाइना को ये इंगेज करेंगे क्योंकि जर्मनी इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री, जर्मनी इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, जर्मनी इज ऑल अबाउट जिसे वो कहते हैं ना वो एक एक आइडियाज का नाम है। सो वो काम करना चाहते हैं चाइना के साथ मिलके। और बहुत सारी अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट ना करें जर्मनी के मैन्युफैक्चरर के अंदर तो बहुत सारी जो जर्मन कंपनीज हैं वो बंद भी हो जाएं। तो लेट्स क्या इसमें निकलता है। लेकिन आई थिंक इसराइल जो है वो उसके साथ तो बल्कि मेरा ख्याल है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने जर्मनी इनवाइट भी कर दिया है कि वो आए और आके विजिट करें और हो सकता है वो आ भी जाएं। सो बेसिकली जर्मन चांसलर जो नेक्स्ट मर्ज हैं उन्होंने सिग्नल दिया है अमेरिकन को कि हम जो है ना वो वी आर क्लोज विद द इजरायली। सो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना जो इकोनॉमिक वो अपने आप को जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट अमेरिका के साथ रखना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमिक अलाइनमेंट को चाइना के साथ रखना चाहते हैं।
बहुत शुक्रिया कमर साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। हमने यूक्रेन और अमेरिका के बारे में बात की, हमने जर्मनी की खारजा पॉलिसी के बारे में बात की, और हमने $21 मिलियन की जो कंट्रोवर्सी है जयशंकर से रिलेटेड, हमने उसके बारे में बात की। तो हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए शो में। टेक केयर।